फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स, फिर आपका कोऑपरेटिव, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट करने के बाद अब हम आ चुके हैं इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है अरबाज जी, अगर हम आपसे कहें, देखो कहते हैं क्या, वेरी गुड अरबाज, देखिए, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश इन द फर्म, ठीक है, फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शो करता है कंपनी के अंदर कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो होना, कंपनी के ऑपरेटिंग, कंपनी के फाइनेंसिंग और कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। बहुत बढ़िया प्रिंस। नाउ देखो अगर हम बात करें ना, तो देखो इसके दो मेथड है, याद रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, आशीष देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड होते हैं आपके, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसके बारे में बताया भी नहीं गया। इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के हैं भाई। नहीं वो करना ही नहीं, छोड़ो। देखो सुनो, नहीं बुक में भी नहीं है, देखो सुनो, तो दो मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ये है ही नहीं तो नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीन है आपके पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज होता है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है इसका। तो पहला, टू डिटरमाइन करना दी सोर्स ऑफ रिसिप्ट, कि कहां से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, मैं कहां से पैसे कमा रहा है कंपनी। दूसरा, टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ पेमेंट, कि मतलब सोर्स ऑफ रिसिप्ट का मतलब होता है कि कहां से कंपनी का इनफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, दूसरा कहां से कंपनी का आउटफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, और देन लास्टली होता है हमारे पास टू डिटरमाइन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विपमेंट, यानी कि हमारे पास कैश और कैश से रिलेटेड जो भी, मतलब कैश इक्विपमेंट होता है ऐसे आइटम्स जिनको हम ना बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर किसमें कन्वर्ट करा सकते हैं, कैश के अंदर। ठीक है, तो इसमें कितना चेंज आया, इसको हम, ये ऑब्जेक्टिव होता है निकालने का। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है तीन तरीके से हम करते हैं, कितना इनफ्लो हो रहा है, कहां कहां से, कहां कहां पर पेमेंट जा रहा है, और जो नेट चेंज आ रहा है हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर वो कितना है। ना अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो टू असर्टिंग द कैश फ्लो, कि भाई कैश कितना इन हो रहा है और कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है। दूसरा, फैसिलिटेट द प्लानिंग, प्लानिंग बनाने में, योजना बनाने में सहायता करता है। एक बार हमको एक बात पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे पास से पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्लानिंग कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी कंपनी को लगता है ना कि इनफ्लो बहुत कम है, तो कंपनी ये प्लानिंग कर सकती है कि भाई अब हम ना उधार पे माल नहीं बेचेंगे। ठीक है, फिर तीसरा, हेल्प इन असेसिंग द लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कंपनी को इस बात के लिए कैपेबल बनाता है कि हाँ भाई मैं कल को इन फ्यूचर मैं क्या अपने डेट पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि क्या मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, क्या नगद इतना आता है मेरे पास या नहीं होता, इन सबको। देन अगर हम बात करें टू मेकिंग एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, एक प्रभावी कैश मैनेजमेंट को रखने के लिए भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो फिर बता रहा हूं हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या क्या है हमारे पास। तो अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका अगर इंपॉर्टेंस क्या करें तो पहला क्या था, असर्टेनिंग द कैश फ्लो, कि मतलब कंपनी में कैश फ्लो को असर्टेन करना। दूसरा, फैसिलिटेट करना कंपनी में प्लानिंग को, यानी कि मान के चलो अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि बहुत सालों से हमारे पास जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू कैश के आउटफ्लो से, तो कह रहा है कि कंपनी क्या करेगी, फिर जो उधार में माल बेचना है ना उसको कम कर देगी। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, यानी कि कंपनी के अंदर जो तरलता है, लिक्विडिटी, यानी कंपनी के पास कैश अवेलेबिलिटी कितनी रहती है, ये चेकआउट करने के लिए क्या कंपनी कैपेबल होती है कि अपने छोटे छोटे खर्चों को या कर्जों को पे कर सके, इसको भी चेकआउट करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और प्लस में टू मेकिंग एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी में एक इफेक्टिव एनालाइज मिल जाता है कि हाँ भाई हमारे पास इतना कैश आ रहा है, इतना कैश जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम एक इफेक्टिव एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं कैश रिलेटेड। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तो होता ही हमारे पास कि इस साल का पिछले साल के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट या परफॉर्मेंस से आपको क्या करना, कंपेयर करना।
फिर डिविडेंड डिसीजन के लिए भी कि कंपनी जो है वो कितना डिविडेंड के तौर पर पैसा देगी अपने शेयर होल्डर को। और मैंने बताया था जब हम अपना बिजनेस चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर भी पढ़ा था ये बात कि कोई भी कंपनी कितना डिविडेंड डिसाइड करती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के फ्लो ऑफ कैश के ऊपर कि कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। फिर लास्ट में होता है ऑल्सो फॉर कंपनी बजटिंग डिसीजन। कंपनी जो अपना बजट तैयार करके चलती है ना, उस बजट में भी कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड कर पाएगी कि हाँ भाई मुझे कहां कहां पर पैसे खर्च करने और कितने में खर्च कर सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था इसके मेथड, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके टाइप्स, और उसके हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। नाउ जो हमारा देखो जैसा कि ना हमने कैश फ्लो के बारे में पढ़ लिया कि आखिर कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कैश फ्लो जरूरी क्यों था, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ पढ़ने के बाद हमने यही बात कर लिया कि कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है और फाइनेंसिंग क्या होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग का मतलब जो हमारा काम धंधा है उससे पैसा आना जाना, और इन्वेस्टिंग का मतलब है फिक्स एसेट्स को खरीदना या तो बेचना, और जो आपका लास्ट वाला था फाइनेंसिंग, उसका मतलब है या तो आपकी कैपिटल का बढ़ना घटना या फिर आपकी लायबिलिटी यानी कर्जे का बढ़ना घटना। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि आखिर जो आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आखिर इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो क्या होता है। जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट अगर आप लोग देखोगे तो ये फॉर्मेट जो है ये पूरा पन्ना और ये पूरा पन्ना, यानी फॉर्मेट है इसका काफी लेंथी। ठीक है, फॉर्मेट देखकर ही हमें मन करता है कि हम ये चैप्टर छोड़ दें। ठीक है, तो हमें ना ऐसा नहीं करना, हम ना पार्ट बाय पार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तो इसका जो फॉर्मेट बनता है आपका समझना ध्यान से किस प्रकार से। तो जो इसका फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे यहां लिखते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा यहां पर, फिर आप पर्टिकुलर यहां डिटेल्स, और देन हम यहां लिखते हैं आपका फाइनल अमाउंट। ठीक है, इस तरह से इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के ना 3 पहलू होते हैं। हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 टुकड़ों में बटा होता है। पहला टुकड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पहला टुकड़ी है इसकी, पहली टुकड़ी। और सबसे खतरनाक जो टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का या कैश फ्लो का, वो यही वाला है आपका ए वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि जो बी और सी वाले पार्ट है ना वो बहुत इजी है। ठीक है, तो जो सबसे खतरनाक पार्ट होता है आपका वो कौन सा पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि जो बी वाला पार्ट है हमारा, बी वाले पार्ट के अंदर क्या होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो सी वाला पार्ट होता है वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सुना है भाई। तो जो सबसे मेजर टॉपिक है आपका वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो बाकी दोनों के अंदर ना आपको कोई अदर एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसके अंदर आपको अलग अकाउंट बनाना है, एडजस्टमेंट करने हैं, अलग से सब कुछ करना है। तो इसलिए सबसे मेन जो चीज होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला होता है। ठीक है, अगर हमारी कभी कभी किस्मत अच्छी होती है ना तो कभी कभी एग्जाम के अंदर बस इतना बोल देता है हमें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, तो आप इसे समझ सकते हो कि अगर अकेला ये पूरा पार्ट ही एक क्वेश्चन बन जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या कि आखिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें होता है। समझ में आया यहां तक? हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस प्रकार से आपको दिखेगा। इस फॉर्मेट के नीचे अभी और भी कुछ आएगा, पर मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका कौन सा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, जरा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बुक के अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को अगर हम याद करने में लग गए तो हमारा काफी समय चला जाएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ए वाला पार्ट है ना,
इसके अंदर जो सबसे पहला चीज आता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहला वाला पार्ट क्या होता है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझ भाई? तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो इसका पहला टॉपिक होता है वो कौन सा है आपका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये जो है ना, इसका वैल्यू आपको बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नहीं दे रखा होता। बहुत कम होता है कि इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दे, नहीं दे रखा होगा। तो इसको निकालने का तरीका है। तो अगर हम बात करते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कैसे निकलेगा समझना ध्यान से। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ना आप साइड में वर्किंग नोट पे आ जाते हो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है काफी टफ इसलिए है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पे हमें वर्किंग नोट पे जाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये निकलता कैसे है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है आपके वर्किंग नोट के ऊपर, ठीक है। हमारा वर्किंग नोट यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पर आपसे कहता है कि भाई आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने का तरीका है क्या, कि सबसे पहले आप प्लस करते हो करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। इसमें से आप माइनस करते हो क्या, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अब एक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर हमें कैसे रखे होते हैं, तो हमें पता है कि हमें बनाना किसकी सहायता से है, बैलेंस शीट की सहायता से। और बैलेंस शीट में आपको दो कॉलम दे रखे होते हैं, करंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी, ठीक है भाई। तो जो आपका एनपीबीटी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कैसे निकलेगा ये वाला, तो इसको निकालने का तरीका है प्लस में करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। काम नहीं बना, अभी और है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, समझना ध्यान से। तो अब इसके अंदर हमें करना है प्लस कुछ आइटम्स को ऐड करना है। वो आइटम्स कौन कौन से आपके, तो इस आइटम को याद करने का जो ट्रिक होता है वो होता है आपका TIPP, टिप। क्या होता है आपका TIPP, समझना ध्यान से। इसको कौन कौन से तरीके हैं आपके पास, TIPP सब आप ऐड करो। टी से आपके पास क्या होता है, तो टी से होता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, समझा ये चीज। आई से होता है आपका इंट्रीम डिविडेंड, अब ये क्या होता है बताता हूं, इंट्रीम डिविडेंड। पी से होता है आपका कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और इस पी से है आपके पास क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड, समझ में आया यहां तक भाई। तो अभी तक हम बस पहले पहलू के ऊपर ही हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसको निकालने का तरीका क्या है, प्लस में करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, माइनस कर दो प्रीवियस ईयर का, जो वैल्यू आया उस वैल्यू में ये सारे आपको अमाउंट क्या करने हैं, प्लस करने हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर हमें एक चीज जो माइनस करनी है, वो माइनस करने वाली चीज कौन सी है, लेस कर देंगे क्या, आपका रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो जाकर हमारा आ जाता है क्या, NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया यहां तक भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कर क्या रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका पहला टॉपिक था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये निकालने के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और ये निकलता कैसे है, तो इस साल का प्रॉफिट माइनस में पिछले साल का प्रॉफिट, फिर प्लस कर दो टिप, आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, इंट्रीम डिविडेंड। अब इंट्रीम डिविडेंड देखो क्या होता है, समझना से। देखो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है आपका इंट्रीम डिविडेंड और एक होता है आपका प्रपोज डिविडेंड। देखो दोनों में क्या है, समझना ध्यान से अंतर। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा कि मैं एक कंपनी हूं ए लिमिटेड, ठीक है, और मैं डिविडेंड किसको देता हूं, अपने शेयर होल्डर को देता हूं ना। तो देखो याद रखना, हम अपना अकाउंट कब क्लोज करते हैं, 31st, हम अपना अकाउंट करते हैं क्लोज 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को मैंने अकाउंट क्लोज किया, तो अब देखो ये बात नॉर्मल सी बात है कि 31 मार्च को जब हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं ना,
तो उस दिन हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल पाता। हमें कैलकुलेट करने में, पूरा रिपोर्ट सबमिट करते हुए, एनुअल मीटिंग करते हुए, ये सब करते हुए लगभग 2-3 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, इतना समय लग जाता है। ठीक है, मान के चलो यहां पर जो डिविडेंड का अमाउंट बन रहा था ना टोटल, वो बन रहा था आपका डिविडेंड का अमाउंट कितना, वो बन रहा था मान के चलो आपका 5 लाख। कितना बन रहा था? तो उस 5 लाख को मैं पे कब करूंगा? इस तीसरे महीने में जाकर करूंगा ना। पर क्या वो इस 3 महीने का है? नहीं, वो है पिछले साल का ना। तो याद रखना वो है पिछले साल का। तो ये जो 5 लाख वाला अमाउंट होता है ना, जो हमारे पास स्टार्टिंग से ही होता है, इसको हम कहते हैं क्या? प्रपोज डिविडेंड। क्या बोलते हैं? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है आपका? तो ऐसा डिविडेंड जो आप साल के बीच में देते हो अचानक। अब जैसे कि मान के चलो, ये समझा है प्रपोज कौन सा है हमारे पास, कि भाई हमारा अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, और 31 मार्च को मेरे शेयर होल्डर को डिविडेंड मुझे देना था कितना? 5 लाख रुपए। बट वो ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च को भाई तुम्हें मिल गया, नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट सबमिट होती है, साइन होता है, मीटिंग होती है, डिसाइड किया था कि कितना देना है नहीं देना है, उसमें 2-3 महीने का समय लग जाता है। और जो हम अमाउंट दे देते हैं ना वो आखिरी में 5 लाख रुपए, वो है इस 3 महीने का है क्या? नहीं, वो तो है स्टार्ट पिछले साल का ही, तो उसको हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है भाई। और इंटरिम वाला कौन सा होता है? तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास कि कुछ चीजें जो होती है ना, जैसे कि मान के चलो 6 महीने के बीच में ना कंपनी को अचानक से एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया बहुत सारा। ठीक है। अब ऐसे प्रॉफिट को बांटने के लिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, मिड ईयर के अंदर ही क्या कर देती है, डिविडेंड दे देती है लोगों को। ठीक है, सही चीज। तो उसको हम कहते हैं बिटवीन द ईयर जो दिया जाता है, बिटवीन द ईयर, उसे हम कहते हैं क्या? आपका इंटरिम डिविडेंड। समझ आया चीज? आ गया दोनों में अंतर? ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला चीज होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और ये हम कैसे निकालते हैं? तो ये निकालने का तरीका है करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस माइनस कर दो पिछले साल का प्रॉफिट, फिर प्लस कर दो टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड, एक पी से प्रोविजन फॉर टैक्स, एक पी से प्रपोज डिविडेंड। ठीक है। और फिर इसमें से माइनस कर दो रिफंड, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझा ये चीज? और ये वाली जो पूरी वैल्यू है आप इसको यहां पर उठा करके रख दोगे। ठीक है, समझा ये चीज? आया ये वाली पूरी वैल्यू? आया समझ में? ये पूरी वैल्यू है हमारी वर्किंग नोट वाली। आया? हाँ ना। अब देखो क्या करना है हमें, समझना ध्यान से। अब देखो, अब ना इसके बाद मैं अगला जो सेक्शन होता है मेरा इसके अंदर ना, उस सेक्शन का नाम होता है क्या? ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है। और इस सेक्शन के बाद जो हमारा अगला सेक्शन होता है ना, क्योंकि अब इसमें कुछ करना भी नहीं, तो आप चाहो तो इसको ना इधर की साइड लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, अमाउंट के अंदर। ठीक है, एक्शन में जो अमाउंट है। अब हमारे पास इसमें अगला आइटम होता है, वो होता है हमारे पास क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ये इसमें इसके बाद अगला स्टेप है। बट अगले स्टेप पे जाने के लिए ना आपको हम थोड़ा सा ले चलते हैं इधर। मैंने जब स्टार्टिंग बताया था आपको, जब चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो मैंने कहा था ना कैश फ्लो निकालने के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड होता है सीधा निकाल दो, और इनडायरेक्ट क्या होता है? उल्टा जाना। हमें ना सीधा निकालने को नहीं बोला, डिलीट से कर दिया चैप्टर से, अब नहीं हमारे पास सिलेबस के अंदर। हमें कौन सा है? हमें उल्टा जाना है। अब उल्टा जाना है, देखो ध्यान समझना। आप लोगों ने लास्ट ईयर बनाया होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था लास्ट ईयर। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हमने बनाया था लास्ट ईयर भाई, तो हमें पता है उसके अंदर क्या होता है, डेबिट क्रेडिट। तो उसके अंदर इधर क्या होता था आपके पास? बाय ग्रॉस प्रॉफिट होता था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर हम क्या लिखते थे? टू आपके ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर लिखते थे बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम, ये लिखते थे आपको। बट अब एक बात ध्यान देना, समझना ध्यान से। हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना मेरे, वो 2 तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कंपनी का ऑपरेटिंग वाला, और एक होता है कंपनी का नॉन ऑपरेटिंग वाला। एग्जांपल दे रहा हूं, बता रहा हूं, जैसे समझना। आपको याद होगा हम ना रेंट जो होता था, रेंट या सैलरी या रेंट, हम लिखते थे ना यहाँ पे टू रेंट टू सैलरी। अच्छा ये बताओ, रेंट और सैलरी जो है हमारे पास, रेंट और सैलरी,
क्या रेंट और सैलरी कंपनी का रोज का ही काम होगा ना, ये रोज का ही तो होगा। सैलरी अपने वर्कर्स को देना ही देना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। मकान का रेंट है भाई, आप ऑपरेट कर रहे हो तभी तो आप दे रहे हो, तो ये आपका डेली काम है, देना ही पड़ेगा आपको। तो ये दोनों किसके अंदर आएंगे, कंपनी के ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, ऑपरेटिंग के अंदर, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कौन सा, आपका जो हो गया मान के चलो बैड डेट, पैसे डूब गए, या इसको भी हटाओ, अब ये देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन समझ जी भाई। या फिर हम बात करते हैं लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल हमारे घर ही आता था ना हमारे पास। ये सारे क्या है, एक तरह से नुकसान और खर्चे हैं हमारे, बट क्या है मेरी कंपनी के डेली काम पे आते हैं ये सब, नहीं ना। ये मेरी कंपनी क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है भाई। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड जो हम इधर लिखते हैं ना सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको मैं क्या कर रहा हूं यहां पर दो भागों में बांट देता हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। समझिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे डिस्काउंट दे दिया हमने, किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है समझिए भाई। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी के डेली बेस पे होते रहते हैं, जो कंपनी के चलाने के लिए जरूरी होते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग में आते हैं, और जो नहीं होते आपके नॉन ऑपरेटिंग में चले आते हैं। समझा ये चीज, आया यहां तक। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करके मैं अभी हम अपने कैश फ्लो के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो पता है सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, तो मैं इसको ना करके मैं यहां पे क्या कर दूंगा, मैं ऊपर लिख देता हूं क्या, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सुना है चीज, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको यहां से मिटा देता हूं। और इसी प्रकार से आप देखना, जो इनकम होता है ना मेरा, इनकम इनडायरेक्ट इनकम, जो मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, ये इनडायरेक्ट इनकम भी तो दो प्रकार का होगा, ऑपरेटिंग और एक होगा हमारे पास कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग ना। अब मान के चलो कंपनी जो है, मान के चलो कंपनी जो है वो एमडीएच मसाले बेचती है, उसको मसाले बेचने पर कमीशन मिलता रहता है, ये उसका डेली काम है। तो ये कमीशन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका इनकम, ऑपरेटिंग हो जाएगा। बट अगर कंपनी ने कहीं पर रेंट रिसीव कर लिया, क्या कर लिया, अब एमडीएच वाला रेंट में थोड़ा डील कर रहा है कहीं पर, तो इसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। समझा ये चीज, आया आपको। तो इसी तरह से मैं इनकम को भी दो कैटेगरी में बांट दूंगा। तो मैं यहां लिखता हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां लिखता हूं टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है भाई, समझा ये चीज। और यहां मैं लिखता हूं बाय आपका ऑपरेटिंग, बाय आपका ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है भाई, समझा ये चीज। ठीक, यहां पर जो वैल्यू आई, इधर कुछ ना कुछ शॉर्ट रह जाएगा, जो इधर शॉर्ट रहेगा इसे मैं कहता हूं क्या, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे मैं क्या कहता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहूंगा। क्या कहूंगा, समझ ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने जोड़ा ऑपरेटिंग इनकम जो हुआ, और उस ऑपरेटिंग इनकम में से मैंने माइनस कर दिया क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरा क्या निकल कर आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल कर आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है भाई। ये जो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, टू की तरफ वो इधर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि बैलेंस शीट इधर आ जाता है ना आपका। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सही है ये चीज। अब इधर आ गया आपका बाय ऑपरेटिंग, तो अब मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, बाय सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी तो पीएल में इधर ही आता था ना हमारे पास, ठीक है। और इधर मैं क्या करूंगा, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने जोड़ दिया आपके सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। तो अब जो मेरे पास आएगा बैलेंस, वो कौन सा होगा, नेट प्रॉफिट। तो पीएनएल से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, वो नेट प्रॉफिट मेरा जो है वो यही आया, ठीक है भाई, समझा चीज। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको समझाया ना ये चीज, पीएनएल से देखो, पीएनएल का फॉर्मेट जो पहला होता था ना 11th का, उसको ना हल्का सा हमने अपनी 12th के बेस पे लेकर आ गए, कि भाई यहां बाय ग्रॉस प्रॉफिट होता था, उसमें से मैं प्लस कर दूंगा ऑपरेटिंग इनकम, और अगर इसमें से माइनस कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पर मेरे वो ये ना सीडी जो है यहाँ पर, वो यहाँ बीडी बन जाएगा। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं जोड़ दूंगा आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो मेरा बचेगा वो क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, अब जो चीज बताया यार वो बहुत काफी मेन है। अब देखो ध्यान से, मैं क्यों कह रहा हूं कि हम उल्टा चल रहे हैं यहां पर, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो अपने टेबल पे आ जाते हैं। टेबल में सबसे पहले क्या था,
और अब हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर देखो ऊपर क्या था और अब क्या निकाला हमने, ठीक है, यानी हम है नेट प्रॉफिट पे और हमें जाना कहां है, यहां जाना है। हम है यहां पर, समझो हमने क्या निकाला है, यहां नेट प्रॉफिट निकाला है, अब हमें निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ना, यानी हमें जाना है उल्टा। हमारे पास है नेट प्रॉफिट और हमें जाना है यहां, उल्टा जाना है ना, इसलिए हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब जब उल्टा जाना हो समझो ध्यान से, अब आपके पास समझो नेट प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है और मुझे यहां जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इसको प्लस कर दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और माइनस कर दूंगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जो वैल्यू आएगी मेरी इसमें इसको प्लस करके ये माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आ जाएगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका। तो यानी कि अब जो है ना यहां से यहां आने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आ जाएगा, समझ आया ये चीज, आया समझ में, हाँ। तो फिर बताओ देखो क्या था, ये हमारा पीएनएल का फॉर्मेट हुआ। हम पीएनएल के फॉर्मेट में हमने निकाला क्या, हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, और हमें जाना कहां है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बट जब मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो मैंने अभी क्या निकाला है, नेट प्रॉफिट, और मुझे निकालना क्या है, ऑपरेटिंग निकालना है, उल्टा जाना है मुझे। तो जब उल्टा जाना है, क्योंकि देखो जब मैं यहां से यहां आया था तो मैंने इसको प्लस किया था और इसको माइनस करके निकाला था, और जब मैं यहां से वहां जाऊंगा तो इसको प्लस करके इसको, तो नेट प्रॉफिट में से प्लस कर दूंगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो समझ आया ये चीज, आया यहां तक। तो अब मुझे यहां पर बस यही करना है, क्या करना है, तो प्लस करना है नेट प्रॉफिट के अंदर, क्या प्लस करना है, तो नेट प्रॉफिट में प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लो, या फिर मैंने बताया था ना इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या चीज शामिल होता है आपका, जैसे मान के चलो लॉस ऑन सेल हुआ, क्या ये खर्चा मैंने कैश में पे किया होगा, क्या जो सेल पे नुकसान हुआ मुझे, क्या मेरा कैश गया है उसमें, कोई नहीं ना। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ना आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप इसे, नॉन कैश एक्सपेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन कैश, सही जी भाई, हाँ। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नुकसान तो है मेरा, पर क्या कैश में नुकसान है मेरा, वो नहीं ना, तो इसको मैं नॉन कैश एक्सपेंस कहता हूं। और इसे मैं क्या करता हूं, प्लस, क्या करता हूं, प्लस। तो इसे मैं करता हूं प्लस, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या माइनस कर दूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रटना नहीं, इसको समझ के चलना, ठीक है, बेस्ट वे है समझने का, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मेट रटने चलोगे तो फॉर्मेट जिंदगी भर रटते हो, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। समझ आया, यहां तक आया, यहां तक समझ में। तो प्लस कर दूंगा नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम, समझ आया चीज, हाँ। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा कि हमें कहीं से डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव होना मेरे लिए इनकम तो है, बट क्या उसके लिए मुझे कोई कैश आ रहा है क्या, नहीं, समझ आया भाई। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, और यहां जो मेरे पास अब जो रिजल्ट बनेगा इन दोनों से, वो क्या बनेगा, मतलब इन दोनों का जो अमाउंट आएगा यहां पर, ठीक है। मान के चलो ये आया मेरे पास 500, ये आया मेरे पास 400, तो कितना हो गया यहाँ पर, 100 रुपए आया ना। तो ये 100 रुपए मैं यहां पर आकर के इसमें जोड़ करके बना दूंगा, ठीक है। समझ आया चीज, आया यहां तक, आ गया समझ में। तो ये था आपका, देखो अभी तक क्या है, अभी भी हमारा खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा ना जो कैश फ्लो के अंदर जो पहला टॉपिक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही सबसे खतरनाक है। और इसको खतरनाक इसलिए कहा था क्योंकि हमने इसके दो ही चीज किया है, और दोनों में ही अभी तक हम मेन क्वेश्चन को पूरा नहीं कर पाए हैं, हम केवल वर्किंग नोट में ही घूम रहे हैं, ठीक है भाई। समझाया चीज, समझाया ये चीज भाई। तो सबसे पहले था, फिर से देखो, नॉन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर सबसे पहला चीज क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस में माइनस कर दो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्लस कर दो टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड, पी से प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस कर दो रिफंड ऑफ टैक्स, आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट से हमें जाना कहां है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो इसमें क्या करो, इसमें बस आपको क्या करना है, प्लस कर देना है एक्सपेंस नॉन कैश और माइनस कर देना है नॉन कैश प्रॉफिट को, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। समझ आया भाई, यहां तक आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ना है।
और जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे समझना। ये हो गया हमारे पास। अब जो तीसरा चीज होता है ना इसके अंदर, अब होता है आपके पास बस दो चीजें, समझना ध्यान से, उस चीज को मैं यहां बता देता हूं। देखो समझना ध्यान से, ऊपर क्या था वर्किंग कैपिटल ना। अब आपको पता है एक चीज क्या, कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, करेंट एसेट्स माइनस में करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी जितनी ज्यादा होगी यानी हमारा वर्किंग कैपिटल उतना ही माइनस में रहेगा ना। और वर्किंग कैपिटल माइनस में रहना, वर्किंग कैपिटल तो आपको पता है ना, एक मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि भाई अपने कंपनी के दैनिक कामों के लिए पैसे निकालना। समझ चीज, दैनिक कामों के लिए पैसे निकालना, समझ चीज भाई, दैनिक काम के लिए, दैनिक एसेट्स खरीदने के लिए पैसे निकाल के चलना। तो वर्किंग कैपिटल जितना कम होगा मतलब कंपनी का कैश उतना ही बढ़ेगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल कम होना मतलब कैश फ्लो बेहतर होना। तो एक चीज याद रखना, तो आपका वर्किंग कैपिटल कब फायदे में है, वर्किंग कैपिटल तब फायदे में है जब लायबिलिटी आपकी बढ़ती है। लायबिलिटी आपकी बढ़ती है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका बैलेंस किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यानी हमारी वर्किंग कैपिटल जो है घट जाएगी ना। समझ रहे हो कैसे, देखो ये मान के चलो ये 50 था और ये है 40, और अगर मैं करंट लायबिलिटी को बढ़ा के क्या कर दूं, अगर देखो ये 50 था ये 40 था, तो पहले आंसर कितना है वर्किंग कैपिटल का 10, और अगर मैं इसको बढ़ा के 90 कर दूं तो अब कितना आ गया, माइनस का 40। तो यानी कि वर्किंग कैपिटल कम हुआ ना हमारा। तो वर्किंग कैपिटल कम होना मतलब कम पैसा बाहर जाना, ठीक है भाई, कम पैसा खर्च होना, ये फायदे वाली बात होती है, ठीक है। सर ये चीज तो याद रखना, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसे प्लस करो। करंट लायबिलिटी को क्या करो, प्लस करो, अगर वो बढ़ रही है तो करंट लायबिलिटी प्लस करो, और वहीं पे प्लस क्या करना है, करंट एसेट्स घट रही है तो याद रखना, लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस एसेट्स घट रहा है तो प्लस। लायबिलिटी बढ़े या एसेट्स घटे बात तो बराबर है ना। लायबिलिटी बढ़े या तो लायबिलिटी को बढ़ा दो या तो इसको कम कर दो, बात तो बराबर है ना, फायदे में रहेगा। तो याद रखना ये चीज, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस करो। और समझ मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि वर्किंग अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल घट जाता है, फायदे वाली बात हो जाती है। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस करंट एसेट्स घट रहा है तो प्लस करो, ठीक है। और वहीं अगर देखो, अगर ये घट जाए, अगर ये घट जाए 90 से मान के चलो 10 हो जाए और ये 85 था, तो ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चला गया, पैसे ज्यादा चले गए बाहर। तो वहीं अगर करंट लायबिलिटी घट जाए, करंट लायबिलिटी घट जाए तो माइनस कर दो, और वहीं अगर करंट एसेट्स घट जाए तो माइनस कर दो। समझ आ गया भाई, यहां तक आ गया, आ गया। करंट लायबिलिटी ये बढ़ जाए तो सॉरी, ठीक है। तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़े तो प्लस, करंट एसेट्स घटे तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटे तो माइनस, करंट एसेट्स बढ़े तो माइनस। समझ आया भाई, रटना नहीं आपको, बस इस फॉर्मूले को ध्यान में लेके चलना है, इसी फॉर्मूले को, ठीक है भाई। समझ आया यहां तक, आ गया। अब इन सब से जो रिजल्ट निकल कर आता है हमारे पास, इन सब से हमारे पास जो भी रिजल्ट निकल कर आया, इन सब से वो हमारा कहलाता है क्या, कि भाई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या क्या बन जाता है हमारे पास, देखो ध्यान से सर, इन सब का जो भी अमाउंट आया उन सबको यहां करते रहेंगे, ठीक है। ये प्लस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा अब यहां पर वो हो जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें से फिर माइनस कर देना है आपको क्या, इनकम टैक्स। और फिर हमारा आंसर आ जाता है किसका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो इसके साथ हमने पहला वाला स्टेप अब जाके कंप्लीट किया। समझ में आया पहला वाला स्टेप, पहला वाला स्टेप ही सबसे ज्यादा मेन है, बस यही दिमाग खा पाता है केवल, ठीक है। पहले वाले स्टेप को समझ गए, और कुछ 2-3 मैं बता दूंगा कौन से एडजस्टमेंट की एंट्री, जैसे मशीन प्लांट का आपका, ठीक है, डेप्रिसिएशन वाले का चैप्टर कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉर्मेट, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट आपको नहीं भूलना, अगर ये भूल गए तो फिर बर्बाद। समझ गए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेथड क्या था, मैं आपको फटाफट अगर यहां से बताऊं, देखो समझना ध्यान से किस प्रकार। अब देखो अगर मैं पूरा बताता हूं, अब मैं पूरा फॉर्मेट एक बार तैयार कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है, पूरा फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड डेटेड, ठीक है। पर्टिकुलर
डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला ए पार्ट क्या होता है हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कैसे निकलता था तो मैंने आपको बताया। इसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, करेंट ईयर वाला प्लस, इसमें से माइनस कर दो प्रीवियस ईयर, फिर प्लस कर दो क्या, TIPP, ट्रांसफर टू रिजर्व, एंट्री डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और माइनस कर दो रिफंड फ्रॉम टैक्स। ये आ गया हमारे पास एनपीबीटी। फिर अब हमारे पास जो अगला स्टेप होता है इसके अंदर, वो होता है आपके पास क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, और ये कैसे निकलता है तो मैंने बताया था, इसमें प्लस करना है आपको क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसे हम नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं वो प्लस कर दो, और माइनस कर दो क्या आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम, ये आ जाएगा। अब इसमें बस क्या करना है आपको, प्लस करना है क्या, अब इसमें प्लस करना है करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर करंट एसेट्स घट रहा है तो प्लस कर दो, और माइनस कर दो क्या, करंट लायबिलिटी घट रही है और करंट एसेट्स बढ़ रहा है। तो ठीक है भाई, यहां सबसे क्या निकल कर आता है हमारे पास कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, इनकम टैक्स पेड। ठीक है भाई, आया यहां तक। फिर अब जो बी पार्ट होता है हमारे पास, बी पार्ट में क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होता है हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है हमारे पास, या तो फिक्स एसेट्स खरीदो या फिर फिक्स एसेट्स बेच दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट खरीदो या तो इन्वेस्टमेंट बेचो। ठीक है, खरीदने पर आउटफ्लो होता है और बेचने पर इनफ्लो होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनफ्लोज को प्लस करना है और आउटफ्लो को माइनस करना है। ठीक है भाई, यहां पर आ जाएगा इसका बैलेंस। फिर अब आपका आता है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या होता है हमारे पास, देखो सी पार्ट के अंदर बात करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें भी दो चीज होती है ना, एक कैपिटल और आपका बोरोइंग, उधार, लायबिलिटी, कर्जा। ठीक है, ये चीज होता है हमारे पास। तो इसमें भी सेम चीज है हमारे पास कि अगर मान के चलो मैं उधार ले लेता हूं तो मेरे पास क्या होता है, इनफ्लो हो जाता है, उधार चुका देता हूं तो आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है भाई, सेम वही चीज है हमारे पास। तो बस वही चीज है, इनफ्लो क्वेश्चन करेंगे और बेटर समझ आएगा, इनफ्लो को प्लस करना है और आउटफ्लो को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है भाई, समझ आया चीज। अब इन सब से जो अभी निकल कर आएगा हमारे पास, यानी कि हम कहेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज। कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को प्लस करके यहां पर लिख दोगे। ठीक है भाई, समझ, ए प्लस बी प्लस सी, समझ चीज, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें से हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है क्या, आपका ओपनिंग ऑफ या बिगिनिंग ऑफ किसका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस करना होता है ओपनिंग वाला जो बैलेंस दे रखा होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट यहां पर प्लस कर दोगे और बस। तो ये जो आंसर आएगा ना हमारे पास, ये आंसर होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आया चीज, आ गया। बस मेजर चीज क्या है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतना मेजर है कि अकेले क्वेश्चन बन जाता है। समझ आया चीज, आ गया। जैसा कि हमने ना लास्ट टाइम जो बात किया था, वो बात किया था हमने एडजस्टमेंट के बारे में।
कि एसेट्स का एडजस्टमेंट हमने बताया था इसके अंदर, कैश फ्लो के अंदर। तो कैश फ्लो के अंदर अगर हम बात करें ना जो एडजस्टमेंट के बारे में, तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था किसके बारे में एडजस्टमेंट, वो था आपका एसेट्स के बारे में। मैंने कहा था एसेट्स का एडजस्टमेंट दो तरह का होता है। अगर हमारे पास क्या होगा कि केवल क्या दे रखा होगा, केवल एसेट्स की वैल्यू दे रखी होगी, और दूसरा केवल क्या होगा कि एसेट्स प्लस में क्या दे रखा होगा आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपको दे रखा होगा तब। इस वाले केस में क्या था आपका, एसेट्स अकाउंट आप बनाते थे। इस वाले केस में क्या होगा, आप एसेट्स अकाउंट बनाओगे, यहां पर क्रेडिट डेबिट, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे क्या, टू बैलेंस बीडी, यहां पर क्या लिखोगे आपका बाय बैलेंस सीडी, यहां पर आप लिखते हो बाय डेप्रिसिएशन, यहां पर आप लिखते हो बाय बैंक, यहां पर बाय बैंक मतलब अगर आपने क्या किया सॉरी बाय डेप्रिसिएशन, ठीक, बाय बैंक कौन सा वाला प्राइस, सोल्ड वाला, और फिर अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल। इधर की साइड आपका टू परचेज, सॉरी टू बैंक परचेज वाले, और क्या हो जाएगा हमारे पास, टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये सारी चीजें आती थी हमारे पास। इसमें ये वाला पैसा कहां चला जाता था, बैंक से वाला, यह आया था आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस लॉस ऑन सेल कहां चला जाता था आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस आपका परचेज वाला पैसा कहां चला जाता था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। ठीक है, ये सारे चीजें हमारे कौन से वाले, एसेट्स के। जब केवल एसेट्स की हमारी बात हो, और जब हमारे पास दोनों के बारे में बात हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप उस समय एसेट्स का जो अकाउंट बनेगा आपका, उस समय आपका एसेट्स का अकाउंट बनेगा डेबिट और क्रेडिट। तो इस वाले में इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, जिसमें आप यहां लिखते हो क्या, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे डेप्रिसिएशन लिखाते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं हम, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर बाय बैंक, और फिर बाय में आपका लॉस ऑन सेल, और यहां पर लिखते हैं आपका टू बैंक करके परचेज, और क्या करते हैं आपका टू प्रॉफिट ऑन सेल, ये कर रहे थे। और एक और अकाउंट बनता था यहां पर, वो कौन सा अकाउंट था हमारे पास, वो था आपके पास कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, जिसमें हम यहां लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, यहां लिखते थे टू बैलेंस सीडी, यहां पर लिखते हैं हम बाय डेप्रिसिएशन, और यहां पर हम लिखते थे क्या, टू एसेट्स करके। ठीक है, तो एक्सिस भाई इधर ये वही चीज हमारे पास, ये पैसा कहां चला जाएगा आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेचा है तो पैसे आए हैं। लॉस ऑन सेल ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाता है हमारे पास, तो ये किसमें चला जाएगा आपके पास, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यानी यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस, और ये वाला आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं पर भी नहीं जाता, क्योंकि इसकी दो एंट्री हो रखी है, कि यहाँ एंट्री हुई, एक यहाँ एंट्री हुई। तो याद रखना एडजस्टेड चीज जो होती है ना, उसकी दो जगह एंट्री जाती है हमेशा, तो इसकी दो जगह एंट्री हो चुकी है, कि यहाँ एक यहाँ। ठीक है भाई, चीज तो ये कहीं नहीं जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन जो है आपका, ये कहां चला जाएगा आपका डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट, तो ये चला जाएगा आपका कहां पर, ये आ जाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस ये सारी चीज थी आपका। आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे कुछ और एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, ये एडजस्टमेंट था आपका एसेट्स रिगार्डिंग। अब हमारे पास है कुछ और एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, जिसमें से हम बात करते हो, कई सारे एडजस्टमेंट है, जिसमें से जो मेन है ना आपके पास, वो मेन है आपके पास कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला एडजस्टमेंट। ठीक है भाई, कई सारे एडजस्टमेंट है, जिसमें जो मेन है आपका वो कौन सा है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक होगा आपका डेप्रिसिएशन वाला इंटरेस्ट। ये दो जो है ना आपके ज्यादा मेन है, बाकी सारे तो छोटे छोटे से। ठीक है, बस जिनमें अकाउंट बनेगा तो एक एसेट्स वाला मेन था, और एक आपका अब ये वाला है प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वाले की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसको दो तरीके से आपको दे रखा होगा। प्रोविजन फॉर जो टैक्स वाला होगा आपका अमाउंट, ये दो तरीके से आपको दे रखा होगा। ठीक है, पहला तरीका जो होगा आपका, पहले तरीके के अंदर केवल क्या होगा, केवल बैलेंस शीट में ही केवल क्या दे रखी होगी आपको, वैल्यू दे रखी होगी। यहां पर आपका एडजस्टमेंट जो होगा वो
एडजस्टमेंट जो होगा वो आपको यहां पर नहीं दे रखा होगा, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि जब केवल बैलेंस शीट में ही वैल्यू दे रखी होगी और आपके पास यहां पर क्या होगा, जो एडजस्टमेंट होगा नीचे, जो बैलेंस शीट नीचे क्वेश्चन के अंदर होता है एडजस्टमेंट, वो यहां पर इसके अंदर नहीं दे रखा होगा। और दूसरा केस कहां क्या होगा, इसमें बैलेंस शीट में भी वैल्यू दे रखी होगी और प्लस में आपको साइड में एडजस्टमेंट भी दे रखा होगा, ठीक है। समझ गए पहला केस। दो केस है इसके, केस 1 और केस 2। केस 1 के अंदर क्या बोलेगा कि केवल आपको बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखा होगा और आपको एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन के अंदर होता है ना लास्ट में एडजस्टमेंट, वो इसमें कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की गई होगी। बट इस वाले केस में क्या होगा, दोनों जगह बात कही गई होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, सुना ध्यान से। तो जैसा कि इस वाले केस में हम बात करें तो इसमें केवल वैल्यू कहां पर होगी आपकी, केवल और केवल बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर आप देखते हो तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है और करंट ईयर की वैल्यू होती है ना। तो इस वाले केस में जो प्रीवियस ईयर वाला चीज होता है ना हमारे पास, उसको हम मान के चलते हैं क्या, प्रीवियस ईयर को हम मान के चलते हैं टैक्स पेड। क्या मान के चलेंगे, जैसे आप देखोगे ना क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऐसे दे रखा होगा, मान के चलो 2022 का है और ये 2021 का है, ठीक है। और यहां पर आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है हमारे पास। तो जो पिछला वाला है ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर वाला। तो केवल बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है, ध्यान समझना, केवल बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। तो इस केस में जो पिछले साल वाला होता है ना, प्रीवियस ईयर वाला, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, उसको हम क्या मान के चलेंगे, टैक्स पेड। और जो ये वाला है इसको हम मान के चलेंगे प्रोविजन मेड, नया प्रोविजन हमने बनाया है, ठीक है। पुराना वाला जो होगा वो हमने टैक्स पे कर दिया होगा और ये वाला जो बैलेंस है वो अब हमें पे करना होगा, यानी उसके लिए हमने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। तो ये वाला जो अमाउंट है प्रीवियस वाला, ये क्या है, टैक्स पेड है। और हमने बता रखा है इनकम टैक्स पेड कहां से माइनस करते हैं, कौन से वाले से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना, सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने किया था माइनस में इनकम टैक्स। तो ये कहां जाएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपका प्रोविजन बनाना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाता है आपका, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर प्लस हो जाता है ना, हमने बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्या क्या था आपका, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ठीक है। उसमें फिर हम प्लस कर देते थे, क्या टिप करते थे ना। तो ये जो आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर रिजर्व, ये प्लस हो जाता था। तो दूसरे केस में ये कहां चला जाएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कहां पर, एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दो केस हैं एडजस्टमेंट के, सही चीज, मतलब आपके पास ना केवल 3 ही तरह के एडजस्टमेंट हैं जो काफी मेजर है। पहला हो गया एसेट्स वाला, एसेट्स के दोनों तरीके आपको पता चल गए कहां कहां जाएगा कौन सा चीज। दूसरा तरीका होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स के ना 2 तरह से चीजें क्वेश्चन पूछती है आपसे। पहला कि आपके पास ना क्वेश्चन बस दे रखा होगा प्रोविजन और नीचे एडजस्टमेंट के अंदर उसमें कुछ भी बात ऐसे बारे में नहीं आया होगा। तो जब क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, केवल बैलेंस शीट में दे रखा होगा ना, तो उस समय जो प्रीवियस ईयर वाली चीज है उसको हम मान के चलेंगे टैक्स पेड, यानी वो वाला प्रोविजन हमने पे कर दिया। और अब जो बाद वाला है वो अब उसको हम प्रोविजन मान लेंगे, ठीक है भाई। तो ये प्रोविजन टैक्स पेड हो गया। टैक्स पेड कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। और जो नया वाला है करंट वाला, वो हम क्या करेंगे, प्रोविजन, उसको हम सोचेंगे हमने नया प्रोविजन बनाया है और नया प्रोविजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एनपीबीटी में प्लस हो जाता है, ठीक है। समझा ये चीज। अब देखो दूसरा केस समझना। सेकेंड केस में मैंने बताया बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी होगी और आपको एडजस्टमेंट भी दे रखा होगा, ठीक है, दोनों चीज दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो करना क्या, समझना ध्यान से। जैसे कि मान के चलो आपके पास ना बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दे रखी है इस बार 2023 2022, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2023 में मान के चलो आपको दे रखा है 8 लाख और 2022 में दे रखा था आपको कितना, 10 लाख। सही भाई, ये चीज आ गया। और फिर आपको बोलता है क्या कि यहां पर कि हमने क्या कर रखा है कि अब एडजस्टमेंट के अंदर आपको दे रखा है क्या कि मान के चलो 2 लाख का हमने क्या किया है, प्रोविजन जो है और बनाया हमने, 2 लाख का प्रोविजन जो हमने वो क्या किया है, और बनाया है, ठीक है, और बनाया हमने, ठीक है। ऐसे केस में समझना क्या करेंगे, ठीक है। ये पिछले साल का, ये इस साल का, ये आपका कह रखा है कि 2 लाख का प्रोविजन जो है हमने वो और बनाया है। तो अब देखो क्या करेंगे, समझना ध्यान से इसके बारे में। तो इस वाले केस में ना आप बनाते हो प्रोविजन का अकाउंट, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहां लिखते हैं डेबिट, यहां लिखते हैं क्रेडिट। प्रोविजन है तो एक लायबिलिटी होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पर होता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो यहां लिख देंगे बाय
बैलेंस बीडी और यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। तो इसका बाय बैलेंस बीडी कितने का है? ओपनिंग बैलेंस कितने का आपका? 1 लाख, सॉरी 10 लाख। कितना है? 10 लाख। कितना है आपका? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसका हो गया हमारे पास। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है आपका? 8 लाख। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना एक चीज भाई, यहां 10 लाख है और यहां पर 8 लाख है, यानी कि स्टार्टिंग में कितना था? 10 लाख था। अब कितना बच रहा है गुल्लक के अंदर पे? तो प्रोविजन आपको समझ, प्रोविजन होता क्या है? जैसे हमने पढ़ रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एक तरह से गुल्लक होता है जिसमें ना हम सोचते हैं कि इन फ्यूचर हमारे पास जो भी खर्चे होने वाले हैं उसको पहले से अपने पास रख के चलो उसके लिए। ठीक है, तो हमारे गुल्लक में पहले से कितने पैसे थे? 10 लाख। अब कितने पैसे बचे उसके अंदर? 8 लाख। यानी कि भाई हमने क्या कर रखा है? 2 लाख का तो हमने पे कर दिया, 2 लाख हमने पे कर दिया। तो हम लिख देंगे भाई टू बैंक करके, क्या लिख देंगे? जो हमने पे किया है। कितना पे कर रखा है हमने? 2 लाख। तो 2 लाख का तो हमने भाई पे कर दिया। और हमें बोला गया है क्या कि हमने और प्रोविजन बनाया है। तो जो और प्रोविजन हम बनाते हैं ना उसे हम यहां लिख देते हैं क्या करके? बाय बैंक करके यहां पर हम उसे लिखते हैं, या फिर हम ये भी लिखते हैं वहां पे क्या कि बाय इनकम, प्रोविजन फॉर बाय टैक्स करके। ठीक है, या जिस नाम से भी टैक्स होगा उस नाम से इसको लगा देंगे। ठीक है, कितने का हमने और बना लिया यहां पर? 2 लाख का हमने यहां पर और बना लिया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से भाई, 10 लाख था, 2 लाख और बना लिया, तो यहां पर कितना हो गया हमारे पास? यहां हो गया 12 लाख। यहां पर कितना है हमारे पास? 10 लाख। शॉर्ट आ रहा है ना यहां पर? इतना कितना शॉर्ट आ रहा है यहां पर? 2 लाख का और शॉर्ट आ रहा है। तो मतलब वो हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया होगा? बैंक से पे कर दिया होगा। सही चीज, यानी हमने उसको क्या कर दिया होगा? पे कर दिया होगा। क्या पे कर दिया होगा हमने उसको? टैक्स पे कर दिया होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं या तो टू बैंक करके पे टैक्स कर दो या फिर टू इनकम टैक्स पेड कर दो आप। समझ भाई? आया समझ में? तो ये जो 2 लाख है वो क्या है? इनकम टैक्स पे हो रखा है। समझ कैसे होगा? देखो ये वाला केस था क्या, जब आपको बैलेंस शीट की वैल्यू भी दे रखी है प्लस में एडजस्टमेंट दे रखा है। बैलेंस शीट में क्या बोल रखा था आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कि भाई प्रीवियस ईयर का बैलेंस हो गया आपके पास 10 लाख और करंट ईयर का बैलेंस है आपके पास 8 लाख का। और यहां पे बोल रहा है एडजस्टमेंट में अंदर क्या कि भाई 2 लाख का आपने प्रोविजन और बनाया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं हमारे पास, जो इसके फेवरेबल वैल्यू होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो बाय बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में आ जाएगा पिछले साल का बैलेंस यानी बिगिनिंग वाला, और ये हो गया हमारे पास इधर। यहां पर आप अंतर चेक करो तो कितने का अंतर है? यहां पर 2 लाख का अंतर है। तो वो 2 लाख का तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? टू बैंक से पहले वो निकालूंगा सबसे पहले। ठीक है, टू बैंक से मैं पहले ही पे कर दूंगा। समझ चीज भाई यहां पर? हाँ, फिर इसके बाद अब मैंने क्या किया है? 2 लाख का एक्स्ट्रा बनाया ना, तो जो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं ना तो बाय टैक्स करके, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम यहां लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो हमने एक्स्ट्रा बनाया तो मैंने यहां लिख दिया बाय टैक्स करके। कितना एक्स्ट्रा बनाया मैंने? आपको 2 लाख एक्स्ट्रा बनाया। तो अब देखो गुल्लक में कुल कितने पैसे जमा कर दिए मैंने? 10 लाख और 2 लाख 12 लाख। 12 लाख में से इधर का कितना दिख रहा है हमारे पास? केवल 10 लाख दिख रहा है। तो 2 लाख का शॉर्टेज आ रहा है, यानी कि वो 2 लाख मैंने और पे कर दिए होंगे। तो वो 2 लाख मैंने पे कर दिए। ये हमारा था कौन सा? बैलेंसिंग फिगर। कौन सा था हमारे पास? बैलेंस फिगर। अब देखो इसमें कहां कहां जाएगा, तो इसमें देखो ध्यान से समझना, ये हमने क्या किया है? नया प्रोविजन बनाया ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो बाय टैक्स करके या फिर बाय प्रोविजन मेड। ठीक है, ये हमने नया प्रोविजन बनाया है। तो जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो कहां चला जाता है आपका? एनपीबीटी में प्लस हो जाता है। ठीक है, जो अमाउंट हम टैक्स पे करते हैं, तो ये दो जो टैक्स वाले अमाउंट है, समझ ध्यान से एक चीज इसमें एक और है, इसमें ये जो अमाउंट है हमारे पास जो हमने इनकम टैक्स पे किया है और ये जो अमाउंट है दोनों इनकम टैक्स पे करने वाले। तो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हैं। बस ये करेंगे। समझ भाई? एक कहां चलाएगा हमारा? एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा और दूसरा कहां चलाएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। यहां पर आपको ये करके चलना है। ठीक है, समझ आया भाई? तो ये वाला केस था आपके पास, जब आपके पास क्या दे रखा होगा? केवल वैल्यू किसके अंदर होगी? बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अगर वैल्यू केवल बैलेंस शीट में है तो जो पिछले साल का है उसे आप मान के चलो कि हमने वो पे कर दिया तो उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर देंगे। और अगर जो इस साल वाला है करंट ईयर का तो उसे हम मान के चलेंगे हमने और प्रोविजन बनाया और ये कहां चलाएगा? आपका एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा। और वहीं अगर केस ऐसा हो जाए हमारे पास कौन सा कि जिसके अंदर बैलेंस शीट भी हो और आपका एडजस्टमेंट भी हो, तो इस केस में आपको ये बनाना पड़ता है, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग
जो एक्स्ट्रा पैसा डाला उधर करके लिख दो, जो हमने शॉर्टेज आ रहा है उसको यहाँ लिख दो, और जितना एक्स्ट्रा और शॉर्टेज आ गया उसको यहाँ लिख करके अब बताओ हमारे पास जो बचा। तो ये हो गया हमारे पास, हमने नया प्रोविजन बनाया, उसको हम कहाँ जोड़ देंगे, उसे हम जोड़ देंगे कहाँ पर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एनपीबीटी में, और ये जो है हमने जो टैक्स पे किया ये कहाँ चला जाएगा हमारे पास एनपीबीटी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से ये आपको करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास तो आपका एसेट्स करने के बाद, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करने के बाद, अब जो अगला होता है हमारे पास मेन चीज वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड वाला, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला। ठीक है, बट इसको समझने से पहले कुछ छोटी छोटी और एक दो चीजें उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो एडजस्टमेंट में अगर आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड कौन से होते हैं मैंने बताया था आपको। तो प्रपोज डिविडेंड ना ऐसे डिविडेंड होते हैं, देखो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है प्रपोज और एक होता है आपका इंटरिम। दो तरह के आपके डिविडेंड हैं, एक होता है आपका प्रपोज और एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ना आपका इंटरिम वाला, तो इंटरिम कौन सा होता है, जब साल के बीच में देते हैं। ठीक है भाई, और ये कौन सा होता है, जो एग्जैक्ट होता है हमारे पास, जो हमें देना होता है। ऐसे मान के चलो मैंने कहा ना कि 31 मार्च को एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, कितने का, मान के चलो 10 लाख का हुआ। ठीक है, हम उस 10 लाख में से उनको डिविडेंड बांटना था, पर 31 मार्च को तो उसको केवल प्रॉफिट निकालते हैं। मैंने बताया था आपको ये प्रॉफिट का जो डिविडेंड होता है वो ऐसे नहीं बढ़ जाता, इसको बांटने के लिए क्या करना पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं ना, एनुअल रिपोर्ट जाते हैं, सब होता है, फिर जाकर के डिसाइड किया था कि आखिर कितना हम डिविडेंड पे करेंगे। तो ऐसे केस में है तो इसी साल का, बट बाद में पे कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, प्रपोज डिविडेंड। बट इंटरिम वाले में क्या होता है कि अचानक एक साल ऐसा हुआ कि चौथे महीने में कंपनी को बहुत तगड़ा फायदा हो गया, तो उन्होंने सोचा कि पहले भी निपटा देते हैं, तो वो कहलाता है आपका इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड की अगर हम बात करें तो इसमें ये ध्यान रखना हमेशा कि इनके एडजस्टमेंट में आप करंट ईयर को इग्नोर करोगे। क्या कर दोगे, करंट ईयर के बैलेंस को इग्नोर करके चलना, हमेशा याद रखना। ठीक है, इनका एडजस्ट करना होता है, करंट ईयर को आप इग्नोर करके चलोगे, केवल प्रीवियस ईयर को लेके चलोगे। प्रीवियस ईयर का ही जो बैलेंस है ना उसको ही आप दो जगह एंट्री करते हो, एक बार आप करते हो डिविडेंड, एक बार आप करोगे क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से, याद रखना, इसी को लेके चलोगे, याद रखना। समझिए भाई, जो आपका प्रपोज डिविडेंड वाला केस है, ईयर को लेके नहीं चलना, प्रीवियस ईयर को लेके चलना है, और प्रीवियस ईयर को ही दोनों मान के चलेंगे। प्रीवियस वाली जो वैल्यू होगी ना उसी को आपको डिविडेंड पे मान के भी चलना है, और प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या मान के चलेंगे, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, और हमें पता है डिविडेंड पेड कहां जाता है, डिविडेंड पे करना हमारे कैपिटल की वैल्यू कम करेगा ये, तो ये कहां जाएगा आपका, हाँ फाइनेंसिंग वाले में कहां चला जाएगा, ये पे करे ना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। और दूसरा प्रपोज डिविडेंड कहां जाएगा, टिप एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड जो है हमारे पास, जो प्रपोज डिविडेंड है ना हमारे पास, प्रपोज डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये करंट ईयर को लेके नहीं चलना, प्रीवियस ईयर को लेके चलना है, और प्रीवियस ईयर के अंदर ही जो बैलेंस है उसी को दो में ट्रीट करना है। डिविडेंड पेड भी वही है और आपका प्रपोज डिविडेंड भी वही है। तो जो डिविडेंड पे होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि पे कर दिया, पैसे चले गए, और वही है जो आपका एनपीबीटी में ये क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपका ठीक इंटरिम का भी होता है, सेम इंटरिम का भी यही होता है। ठीक है, इंटरिम वाले में भी यही है हमारे पास, करंट ईयर को लेकर नहीं चलना, जो प्रीवियस ईयर वाला है इसी को हम मान के चलेंगे क्या, कि डिविडेंड पे, और इसी को हम मान के चलेंगे क्या, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो ये सेम वही है, फाइनेंशियल वाले में से माइनस, और ये कौन सा जाएगा आपका, एनपीबीटी में प्लस। ये बस ध्यान देना आपको, जब भी बात आएगी प्रपोज की या बात आएगी उसकी, तो आपको क्या करके चलना है, हमेशा इसको प्लस करके, और प्रीवियस ईयर को लेकर चलना है, करंट ईयर को इग्नोर करके चलना है। ठीक है, तीन एडजस्टमेंट हो गई। एसेट वाली आपको समझ में आ गई है। पीछे वाला मैंने बताया था कौन सा आपका, जो था प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके अंदर दो चीज था, अगर केवल बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस दे रखा होगा तो केवल आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर वाले को मान के चलो कि हमने टैक्स पे किया है, करंट ईयर वाले को मान के चलो प्रोविजन वाला। ठीक है, और अगर दोनों वाला केस होगा तो आपका अकाउंट बनेगा। ठीक है, और फिर इस वाले केस में था
कि अगर डिविडेंड है प्रपोज या इंटरिम तो दोनों केस में करंट ईयर को इग्नोर मार दो, जो बचा हमारे पास उसी को हम क्या करेंगे प्रीवियस ईयर मान के चलेंगे, डिविडेंड पे भी और प्रपोज के नाम से भी, ठीक है, डिविडेंड पे के नाम से भी और इंटरिम के नाम से भी, ठीक है। अब जो अगला केस होता है ना भाई वो इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। अगला वाला जो होता है वो है आपका अगले वाले से ज्यादा, इससे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गुडविल की अगर हम बात करें, अच्छा गुडविल के बारे में बात करते हैं। गुडविल के लिए उतना कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। गुडविल की बात करें तो समझना ध्यान से, गुडविल के दो केस हो सकते हैं। एक हो सकता, अच्छा गुडविल होती क्या है हमारी, तो ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है हमारी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर देखो ध्यान से, आपके पास दो चीज होता होगा, एक तो गुडविल बढ़ता होगा, दूसरा गुडविल घटता होगा। गुडविल का बढ़ना, गुडविल बढ़ेगा मतलब हमने क्या किया है, गुडविल को खरीदा है, परचेज किया होगा। और गुडविल अगर बढ़ रहा है, परचेज किया है हमने, तो मतलब क्या होगा कि हमने क्या किया है, आपका फिक्स एसेट्स लेकर आए हैं। तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो गया, ठीक है हमारे पास। बट अगर ये हो रहा है रिटर्न ऑफ, क्या हो रहा है आपका, घटने का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ हो रहा है। और अगर ये हो रहा है आपका रिटर्न ऑफ, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, तो रिटर्न ऑफ करना गुडविल का मतलब क्या होता है कि ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुडविल का रिटर्न ऑफ होना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या बन जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये वहां जाकर के क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये ध्यान रख के चलना है आपको, ठीक है। तो अगर गुडविल बढ़ रहा है, हम गुडविल परचेज करते हैं, कहां चला जाएगा आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। और वहीं अगर गुडविल घट रहा है, गुडविल माइनस हो रहा है एंड रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो ये कहां चला जाएगा आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। गुडविल के बारे में बस आपको यही बातें ध्यान में रखनी है, केवल और कुछ नहीं, ठीक है। गुडविल बढ़ा तो ये, गुडविल घटा तो ये, ठीक है। अब बढ़ेगा घटेगा कैसे, तो आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा ना, बैलेंस शीट में दे रखा होगा प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अगर देखोगे बढ़ गया तो जितने से बढ़ गया वो इधर आ जाएगा, अगर घट गया तो वहां चला जाएगा, ठीक है भाई, समझा चीज। तो एक गुडविल के बारे में बात होता है। इस तरीके से ना छोटे मोटे एक और चीज होता है हमारे पास कि अच्छा याद रखना, जो ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर आपके पास कैश क्रेडिट हो गया, ये सारी चीज कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और ये कहां जाती है, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर जाती है। अगर ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या, अगर ओवरड्राफ्ट हमने कर्ज ले लिया होगा तो हमारे पास तो पैसे आ गए होंगे, तो प्लस हो जाएगा। अगर हमने ओवरड्राफ्ट चुका दिया होगा तो हमारे पास से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होता है। अब जो आपके पास इन सब के अलावा होता है, आपके पास एक और, हाँ, एसपीआर के बारे में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। एसपीआर वो तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब एक होता है आपका एसपीआर का, एसपीआर को क्वेश्चंस के अंदर कर लेंगे, ठीक है, उससे बता करके, एजेंट होता है नहीं, एसपीआर को केवल क्वेश्चंस के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब बात करते हैं ना, एक जो है मेन चीज है आपका, वो होता है क्या, आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में क्या एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट ना डेट के बेस पे होती है, इन द बिगिनिंग इन द एंड, ऐसे केसेस में होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करते हैं, समझना ध्यान से। तो इसको ना एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ध्यान समझना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट दे रखा है, ये है 2023 और ये है आपका 2022, ठीक है। हमारे पास ना यहाँ पर डिवेंचर दे रखा है केवल, वो भी मान के चलो 10% डिवेंचर, ठीक है। 10% डिवेंचर दे रखा है हमें, और 2022 में बैलेंस था इसका मान के चलो 8 लाख, और अब हो गया कितना, 10 लाख, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक चीज तो हमें साफ पता चल रही है कि पहले हमारा कर्जा था 8 लाख का, अब हमारा कर्जा कितना हो गया है, तो कर्जा मेरा बढ़ गया। कर्जा बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है, बोरोइंग बढ़ती है, कहां जाती है, फाइनेंशियल में। तो ये तो पता है कि भाई मुझे कि ये जो 2 लाख का अमाउंट है ये कहां चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से। पहला चीज तो ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, पहला चीज ये हो गया। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, तो हमें बोल रखा है, पता है क्या, हमें बस ये बोल रखा होगा कि भाई आपको इंटरेस्ट पे करना है। क्या करना है,
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको पे करना है। ये हमने किया नहीं, करना है। ये दे रखा है तो पे करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पे करने और ना करने के ऊपर क्या है तो समझना ध्यान से। जैसे कि अब हमारे पास देखते हैं क्या कि अगर पे करने में दो केस हो सकते हैं। दो केस में इस तरह से देखो, सुनो। केस वन हमसे क्या बोलेगा कि हमने क्या किया है, अगर डिवेंचर जो है, अगर डिवेंचर हमने इशू किया है इन द बिगिनिंग, और दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमने डिवेंचर इशू किया है इन द एंड। ये चीज बहुत ध्यान समझना भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, बस यही एक चीज मेन है हमारा, बस क्वेश्चन चालू होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर समझ आया। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, डिवेंचर दे रखा होगा बैलेंस शीट के अंदर, उससे तो पहले आप ये निकालोगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ गया कर्जा, हमने कर्जा ले लिया होगा तो फाइनेंशियल वाले में प्लस हो जाएगा, घट रहा होगा तो फाइनेंशियल वाले से माइनस कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एडजस्टमेंट में दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो आपको पे करना है तो इसके केस होते हैं दो, पहला केस दूसरा केस, ठीक है। पहले केस की अगर हम बात करेंगे तो समझ के चलना, क्या कह रहा है, अगर डिवेंचर इशू हुए हैं इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। तो देखो ध्यान से, शुरुआत का मतलब पता है क्या होता है, ऐसे समझना कि देखो मेरे पास पहले बैलेंस कितना है, तो कितना दे रखा है 8 लाख, और अब कितना हो गया है 10 लाख। तो भाई पिछले साल पे तो दूंगा ही दूंगा मैं, 8 लाख पे तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, उस 8 लाख पे तो पूरा लगेगा। तो मैं 8 लाख पे तो भाई पूरा लगा दूंगा, कितना परसेंट, 10%, तो कितना हो जाएगा आपका 80,000, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, हाँ। तो पहला तो हो जाएगा ये 80,000। अब देखो कितना एक्स्ट्रा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा हुआ है, ये 2 लाख, ये जो 2 लाख है अगर हमने इसे इशू किया होगा इन द बिगिनिंग यानी साल के शुरू में, तो इस पे भी लग जाएगा 10% का, तो भाई उसमें प्लस कर देंगे, और किसके ऊपर 2 लाख का भी 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 20,000, यानी कुल मिला के आपका कितना बन गया, पूरा 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बन गया। सही चीज इन द बिगिनिंग वाला। फिर बता रहा हूं, देखो ध्यान समझना, 2022 में बैलेंस कितना था 8 लाख, 2023 में बैलेंस कितना है हमारे पास, अब 10 लाख है। तो भाई उस 8 लाख वाले पे तो हम लगाएंगे 8 लाख, क्योंकि बढ़ा है ना, घटा तो नहीं है, तो बढ़ा है तो 8 लाख पे तो भाई पूरा 10% लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो जाएगा हमारे पास 80,000। अब जो 2 लाख से जो बढ़ा है, अगर ये 2 लाख से जो बढ़ा है, अगर हमने इसको इशू किया है, इस वजह से याद रखना, इस वर्ड से कि इस 2 लाख को अगर मैंने साल के शुरुआत में इशू किया था, तो उस पूरे 1 साल पे इस 2 लाख को भी दूंगा इंटरेस्ट ना, सही चीज। तो इस पूरे साल पे इस 2 लाख का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 20,000। तो अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना बन जाएगा आपका 1 लाख बन जाएगा, सही चीज भाई, हाँ। और वहीं इस केस में देखो ध्यान से, अगर हम डिवेंचर इशू करते इन द एंड में करते, तो एंड में करते तो भाई केवल मैं किस पे लगाता 8 लाख पे लगाता, तो 8 लाख पे तो हो जाता मेरा वही 10%, कितना हो जाता आपका 80,000। पर क्या मैं इस 2 लाख पे फिर लगाता, इस 2 लाख का है कि जब साल खत्म हुआ ना तो उसी दिन इशू किया है, तो फिर मैं लगाऊंगा ही नहीं कोई भी, सही चीज भाई। तो उस समय केवल इतना रहता। तो ये आपको ध्यान देना है, इन द बिगिनिंग, इन द एंड का, ठीक है भाई। अब देखो इसकी एंट्रीज कहां कहां जाएगी, तो हमने क्या किया है भाई, तो 2 जगह एंट्री आती है। तो भाई पहली बात हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है एक तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी जाकर के माइनस हो जाता है, सॉरी हाँ, फाइनेंशियल एक्टिविटी से माइनस हो जाता है। और दूसरा हम इसे कहां करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंस है ना हमारे पास, ये मतलब वो वाला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐसा खर्चा है जो मेरा काम नहीं है, मैं फिर भी पे कर रहा हूं, सही चीज। तो उसमें से भी हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे वहां पर, समझा चीज आया। तो 2 जगह चलेगी इसकी एंट्री, समझा भाई आया। तो ये वाला चीज जो है आपको ध्यान देना, अभी घटने वाला बताता हूं क्या करना है, समझा चीज क्या है आपके पास। तो इसकी एंट्री जो एक्स्ट्रा बढ़ी घटी है उसको तो करना ही करना है। तो यानी याद रखना, जब हम अगर डिवेंचर वाला केस होता है ना, तो फाइनेंसिंग वाले के अंदर हम इशू ऑफ डिवेंचर भी लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी लिखते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर से प्लस और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को माइनस कर देते हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दूसरा वो किस जगह जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, समझ आया चीज है।
और इस केस में केवल कितना बचा हमारे पास 80,000, तो 80,000 का ही वही एंट्री कर देंगे जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। समझ अच्छी भाई आया। ये थोड़ा अब देखो घटने वाला इसका बात करते हैं, घटाने का बात करते हैं। ठीक है, तो घटाने वाले में क्या केस होगा ये समझ आए। बढ़ने वाला केस था, घटाने वाला देख लो। तो इसी में अगर घटने वाला केस होगा, अगर हमसे कह रहा है क्या बैलेंस शीट के अंदर कि अगर हमसे कह रहा है कि देखो डिबेंचर जो है ये 2023 2022 में अगर मान के चलो डिबेंचर था मेरा कितना 8 लाख और अब कितना हो गया है 6 लाख। कितना हो गया है 6 लाख। साफ पता चल रहा है हमने क्या किया है, हमने अपना कर्जा चुका दिया। पहले कर्जा था 8 लाख का, अब कर्जा कितना हो गया है 6 लाख का। कर्जा चुका दिया। कितना कर्जा चुका दिया 2 लाख का कर्जा जब हम चुका देते हैं तो ये कहां चला जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। पहला केस तो ये हो जाएगा। सही चीज। अब देखो ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन एडजस्टमेंट में कह रहा है एडजस्टमेंट करो इसकी। चला वीडियो। अब एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि इसकी करना है क्या, आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको पे करना है। आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो पे करना है। तो अब देखो यहां पर कैसे पे करेंगे, सेम वही केस क्वेश्चन आपको बोल रखा होगा कि अब ये घट रहा है ना, तो घटने वाला क्या इशू नहीं किया हमने क्या किया है रिडेम्पशन किया। क्या किया है रिडेम्पशन। तो अगर आपको बोल रखा होगा कि रिडेम्पशन किया है इन द बिगिनिंग, रिडेम्पशन किया है इन द एंड, तो अगर आपको बोलेगा रिडेम्पशन किया है हमने इन द बिगिनिंग और आपको बोलेगा हमने रिडेम्पशन किया है इन द एंड, तो देखो क्या करेंगे सेकेंड और फर्स्ट। तो अगर हमने इन द बिगिनिंग में रिडेम्पशन कर दिया होगा, ध्यान से, साल पहले कितना था हमारे पास 8 लाख था, तो 8 लाख था हमारे पास और मैंने क्या कर दिया शुरुआत में ही इसको क्या कर दिया रिडीम कर दिया है। तो क्या मैं उस समय 8 लाख पे लगाऊंगा? नहीं, मैं केवल कितने में लगाऊंगा 6 लाख पे। समझ भाई आया समझ में। दीपक देख पहले कितना था हमारे पास 8 लाख था, अब कितना बचा बैलेंस 6 लाख। तो अगर मैंने 2 लाख का निपटारा जो है वो स्टार्टिंग में ही कर दिया, साल शुरू होते ही कर दिया, तो क्या साल के एंड में मैं 8 लाख पे ब्याज दूंगा? नहीं, मैं कितने ब्याज दूंगा 6 लाख पे। तो उससे मैं ब्याज दूंगा किसके ऊपर, केवल और केवल 6 लाख का 10% डिवेंचर है। ठीक है, तो 6 लाख का कितना हो जाएगा आपके पास 60,000। और अगर मैंने किया होगा इन द एंड कि मैंने 8 लाख का था, अब 2 लाख का निपटारा किया है उन्हें कल परसों में किया है, तो इन द एंड किया है, तो मुझे तो भाई ब्याज कितने में देना पड़ेगा, पूरे के पूरे 8 लाख पर देना पड़ेगा। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका वही 80,000। तो यह चीज कहां जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से एक बार माइनस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा। सही भाई, यही सारे आपके एडजस्टमेंट थे। तो कौन कौन से मेजर एडजस्टमेंट है आपके, एसेट्स वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर एक हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड वाले, फिर आपका गुडविल वाला, और एक आपका हो गया ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है भाई, तो ये सारा केस आपको बस ध्यान देना है, यही होता है आपका पूरा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो केवल हाँ, अब जब हम बात करेंगे ना, अब जितने भी टॉपिक आएंगे छोटे मोटे, जैसे एसपीआर वाला आ गया, कैपिटल। अच्छा एक चीज याद रखना, कैपिटल रिजर्व का अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखा है ना, तो कैपिटल रिजर्व का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व हम कभी नहीं शो करते। बाकी अब जो रह गए छोटे मोटे वो हम क्वेश्चंस करते के साथ देख लेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का जो था सारा का टॉपिक आपका यहीं पर था। ठीक है।